तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित सागर। और दोस्तों, पाकिस्तान ने इंडिया को एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। इन लोगों ने इंडियन एयरक्राफ्ट को एक्सेस देने से मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते टर्की जाने को। टर्की में मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इंडियन एयर फोर्स ने एनडीआरएफ की टीम भेजी थी, लेकिन टर्की में जाने के लिए जो स्मॉलेस्ट रूट पड़ता है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस के होकर गुजरता है। लेकिन पाकिस्तान वालों ने बिल्कुल एयर स्पेस का एक्सेस देने से यहाँ पे मना कर दिया है। और इन लोगों ने इतनी हरामी पनी की है, वो भी ऐसे टाइम की। जरा सोच के देखिए दोस्तों, टर्की वो देश है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और अपने ही दोस्त को मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान ने इंडिया से एक्सेस नहीं दिया है अपनी एयर स्पेस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पे आप मैप में मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या हो गया कि इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे है, और अगर उसको टर्की पहुंचना है तो जो स्मॉलेस्ट रूट है वो ये इस लाइन से होकर गुजरता है। लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि अपनी एयर स्पेस देने से मना कर दिया, तो इंडियन एयरफोर्स को यहाँ से घूम के पहुंचना पड़ेगा टर्की, या फिर वो यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया है, जिस वजह से अब इंडियन एयरफोर्स को घूम के जाना पड़ा है। और दोस्तों, टर्की ने इंडिया को शुक्रिया कहा है, अपना दोस्त माना है। और दोस्तों, क्योंकि मुश्किल वक्त में सच्चा दोस्त ही काम आता है, इसलिए टर्की ने भारत को अपना दोस्त माना है। वो टर्की भारत के खिलाफ जहर उगरता था, पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर का राग गाता था, आज वही टर्की भारत को अपना दोस्त मान रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कि कहां से कहां पलट गया। और टर्की को भी ये बात समझना होगा कि लॉन्ग टर्म में भारत ही उसका सच्चा दोस्त है, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद कंगाल है, वो क्या ही मदद करेगा। और टर्की ने ये भी देख लिया कि जो पाकिस्तान है वो मदद करने लायक है नहीं, भारत ही सच्चा दोस्त है और वो लॉन्ग टर्म में भी काम आएगा। यहाँ पे दोस्तों, टर्की में 12,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे मौत हो गई है, और भी आंकड़ा आगे जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस देने से मना नहीं किया है, इंडियन एयरफोर्स ने खुद ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही ये डिसीजन लिया था कि वो पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल उन्हें पहले से सेट किया था। तो इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पे क्लियर कर दी ये बात कि उन्होंने पहले से ये प्रोटोकॉल बना लिया था कि वो लोग पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो डायरेक्ट ही ओमान से उड़कर वहां से टर्की पहुंचेंगे और टर्की की मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को पूछा ही नहीं गया। इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तान को, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि एयर स्पेस होता क्या है, तो आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। दोस्तों, किसी भी देश पर जमीन और जल का अधिकार होता है, उसी तरह उस देश का जो आकाशीय हिस्सा है उसको एयर स्पेस कहा जाता है, उस पर भी उस देश का अधिकार हो जाता है। इसलिए वह देश तय करता है कि कौन इस एयर स्पेस से गुजर सकता है और कौन। दोस्तों, 3 तरह के एयर स्पेस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरह के एयर स्पेस होते हैं। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। किसी भी देश के लिए जब सीमा का निर्धारण होता है तो उसकी सीमाओं के अंदर आने वाली जमीन के साथ पानी आकाश की भी बात होती है। और कोई भी देश जमीन तट से 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर दूर तक समुद्र पर अपना अधिकार रख सकता है, और इसे जल सीमा यानी कोस्टल बॉर्डर कहते हैं। किसी भी देश की थल और जल सीमा के ऊपर आकाशीय हिस्से को एयर स्पेस कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इस एयर स्पेस पर जमीन और जल की तरह उसी देश का अधिकार होता है, इसलिए वह देश यह तय करेगा कि कौन इस एयर स्पेस से गुजर सकता है और कौन नहीं। और ऊंचाई और इस्तेमाल के आधार पर एयर स्पेस को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे नियंत्रित एयर स्पेस, अनियंत्रित एयर स्पेस, विशेष उपयोग एयर स्पेस और प्रतिबंधित एयर स्पेस यानी बैन एयर स्पेस। ऐसा एयर स्पेस जहाँ से फ्लाइट का जाना बैन है। आपने सुना ही होगा वॉशिंगटन डीसी के ऊपर से एयर स्पेस का जाना बैन। यहाँ पे आप समझेंगे कि नियंत्रित एयर स्पेस क्या होता है और विशेष उपयोग वाला एयर स्पेस क्या होता है। यहाँ पे आप देखते हैं, नियंत्रित एयर स्पेस का मतलब वो हवाई क्षेत्र जिसमें उड़ान भरने वाला विमानों का नियंत्रित एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा किया जाता है। इसमें ऊंचाई के हिसाब से ऊपर एयर स्पेस ABCDE में बांटा जाता है। अनियंत्रित एयर स्पेस में उड़ान भर रहे विमानों को निर्देश नहीं देता है। इन विमानों को पायलटों को विजुअल फ्लाइट्स के रूल्स यानी दिखाई देने के हिसाब से विमानों को नियंत्रित करना होता है। इसे जी एयर स्पेस भी कहा जाता है, और ये जमीन से कम ऊंचाई पर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष उपयोग के एयर स्पेस। विशेष उपयोग में एयर स्पेस में जो आर्मी है उसको आर्मी यूज करती है, और ऐसे एयर स्पेस समेत अलग अलग विशेष उपयोग का हवाई क्षेत्र शामिल होता है। तो प्रतिबंधित एयर स्पेस में कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता है, और ऐसा अक्सर ऐतिहासिक इमारतों और सुरक्षा ठिकानों के ऊपर होता है। भारत में ताजमहल के ऊपर उड़ान भरना प्रतिबंधित है, यानी कि बैन है। बात करते हैं कि जो हवाई मार्ग है वो कैसे चुना जाता है, यानी कि आप दोस्तों आप देख सकते हैं रूट होता है, यानी जो छोटा रास्ता होता है उसे तय किया जाता है। कहते हैं कि किन्हीं भी दो स्थानों के बीच में हवाई मार्ग तय करने के लिए कुछ पैमाने होते हैं। पहला पैमाना दूरी होता है, यानी कि
कितना दूर है। उड़ान शुरू करने वाले स्थान से उड़ान के गंतव्य तक सबसे कम हवाई दूरी वाले मार्ग को चुना जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि इस मार्ग का मौसम कैसा है, हवा की रफ्तार क्या होंगी और आपातकालीन समय में नजदीकी एयरपोर्ट की दूरी कितनी होंगी और हवाई क्षेत्र के नीचे पड़ने वाले स्थल यानी जलीय क्षेत्र में किसी भी तरह का विवाद तो नहीं है। इन सभी पैमानों पर खरा उतरने के बाद उड़ान के मार्ग को चुना जाता है। हालांकि हर देश का अपना एयर स्पेस पर विशेष अधिकार होता है। यह उस अधिकार है कि वो किस विमान को अपनी एयर स्पेस में दाखिल होने देता है और किन विमानों को प्रतिबंधित कर देता है। भारतीय एयर स्पेस पर भारत सरकार और भारतीय वायुसेना का विशेष अधिकार है। किसी भी विमान को भारत के हवाई क्षेत्र में दाखिल होने के लिए अनुमति लेनी होती है। यानी अगर कोई देश दूसरे देश के एयर स्पेस में घुसना चाहता है या यूज करना चाहता है तो उसे पहले उस देश से परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के कोई भी देश किसी भी देश के एयर स्पेस को यूज नहीं कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया हो कि एयर स्पेस मतलब क्या होता है। अभी दोस्तों पाकिस्तान की बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि इन्होंने ऐसा किया नहीं, इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही ये डिसीजन लिया था कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी पाकिस्तान तो मदद नहीं कर सकता टर्की को, तो अभी पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है ये विजिट करने वाले टर्की में और वो मिलने वाले सीधा एर्डोगन से। और जाहिर है कि वो सिर्फ अपना दुख जताएंगे, फाइनेंशियल मदद तो कर नहीं सकते क्योंकि इन्हें खुद ही जरूरत है पैसों की। बेचारे पैसा करता फिर रहे हैं, क्या हाल होगा पता नहीं। बिल्कुल मतलब इनका तो सत्यानाश हो गया है। अभी टर्की की बात करते हैं कि भैया टर्की में क्या हालात चल रहे हैं, एर्डोगन के क्या हालात। देखते हैं कि क्या होता है। अभी टर्की में इकोनॉमिक क्राइसिस है, यानी लोगों की तो हाल है ही, वहाँ पे आर्थिक स्थिति भी कम नहीं है। टर्की इस भूकंप के कारण कई साल पीछे चला गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी टर्की 3 महीने के लिए बंद है। वहाँ पे इकोनॉमी अस्त व्यस्त पड़ी है और काफी लोग ये बात भी कर रहे हैं कि क्या इंडिया ने इतनी मेडिकल टीम प्रोवाइड की है, मेडिकल डॉग स्क्वाड प्रोवाइड किया है, मेडिकल एड प्रोवाइड की है, एनडीआरएफ की टीम भेजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो C-17 विमान है ऐसे 4 विमान भेजे गए हैं मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो बिल्कुल 4 विमानों के साथ डॉग स्क्वाड, 50 से ज्यादा सोल्जर, एनडीआरएफ की टीम वो गई है टर्की वहाँ पे सिविल लोगों की मदद करने के लिए। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों टर्की भारत को अपना दोस्त मानने लगा है। वो टर्की जो जहर उगलता था, अब लोग काफी सवाल भी उठा रहे कि क्या टर्की मदद भूल तो नहीं जाएगा। मानो टर्की अभी मुश्किल हालत में, इसलिए वो मदद मांग रहा है। अगर मानो कल को 2 साल या 3 साल बाद भी टर्की वापस खड़ा हो जाता है या वापस स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो वो फिर से अगर उसने एंटी इंडिया स्टेप्स उठाना शुरू कर दिए और क्या बोलते पाकिस्तान का साथ देने दिया, कश्मीर पे पाकिस्तान का साथ दिया, तो फिर जो इंडिया ने जो हेल्प करी है वो तो बेकार जाएंगी। तो देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है, टर्की अभी समझ चुका है भारत की इंपॉर्टेंस क्या है। लॉन्ग टर्म में भारत ही उसका सच्चा दोस्त है, ना कि पाकिस्तान की खुद हालत खराब है और टर्की ने ये भी देख लिया कि पाकिस्तान से फूटी कौड़ी नहीं आई। आज तक पाकिस्तान का पीएम जो शहबाज शरीफ है वो टर्की आने वाले है अपना सिर्फ दुख जताने के लिए। यानी कि हद है, बिल्कुल हद ही है। इसलिए टर्की को ये पता है कि भारत लंबे समय में भारत ही उसका सच्चा साथी है और वो भारत के साथ ही अपना रिश्ते सुधारना चाहेगा और वो शायद कश्मीर के इशू पे बोलना बंद। पाकिस्तान और इंडिया का बात अभी मुझे लगता नहीं कि टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते इतने मजबूत होंगे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने टर्की से मुंह मोड़ लिया है। जो देश जो एक समय भाई भाई होते थे, अपने आप को इस्लामिक नेशन बताते थे, इस्लामिक नेशन के बड़े ठेकेदार मानते थे, आज वही देश एक दूसरे की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हालांकि टर्की ने ये देख लिया कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में उसका साथी नहीं है, भारत ही उसका साथी है। इसलिए हो सकता है कि भारत और टर्की के रिश्ते सुधरे और पीएम मोदी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना टर्की को एज अ दुश्मन समझे, जो कश्मीर के ऊपर निस्वार्थ भाव से टर्की की मदद कर दी, मेडिकल टीम भेजी, एनडीआरएफ की टीम भेजी वहां पे मदद करने के लिए। दोस्तों इससे समझ में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टर्की के जो राजदूत है उन्होंने खुद ट्वीट करके भारत को अपना दोस्त कहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यानी भूकंप आने के बाद जितने भी भारतीय एनडीआरएफ टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो उन्होंने इतने बुरे वक्त में हमारी मदद की है, इसलिए वो अपने आप को दोस्त मानते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना ऑपरेशन दोस्त चलाया है। यानी टर्की और भारत के रिश्ते अब ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और जयशंकर ने ये ट्वीट किया था, उसी को रीट्वीट करते टर्की के एम्बेसडर ने इसको रीट्वीट किया है। और दोस्तों
एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए बताता है कि जो C-17 फ्लाइट है ना, उसमें 50 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें थी, डॉग स्क्वाड था, ड्रिल मशीन थी, रिलीफ मटेरियल था, दवाइयाँ थी, अदर इक्विपमेंट है जो कि भेजे जा चुके हैं टर्की में, और यहाँ पे ये पहुंच गए हैं टर्की में। लोगों की यहाँ पे मदद होना भी शुरू हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी टीम है, एनडीआरएफ की टीम, इन्होंने टर्की में जाके अपना काम शुरू कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारत की टीमें है वो टर्की में जाके अपनी मदद कर रही है। इससे दोस्तों इंडिया और टर्की के रिलेशन सुधरेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।